Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. And before starting today's video, I want to make a request. Please subscribe, like, comment to motivate me more and more. And for 2 minutes motivational session. And today's thought is जिंदगी संवारने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, राइट। जिंदगी संवारने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संभाल ले जिसमें जिंदगी खड़ी है। यानी कि हम बड़े बड़े सपने सजाते हैं बच्चों कि हम फ्यूचर में वो बनेंगे वो बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन आज को जो आज हमारा चल रहा है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अगर उसी को उस लम्हे को जो आज मेरे पास है उसको हम संभाल लें तो जिंदगी तो खुद से ही संवर जाएगी, क्योंकि आज प्रेजेंट में जो हमारे पास है उसको संवारेंगे तो उसी की बेस पे तो हमारा फ्यूचर भी बनना है। लेकिन हम क्या करते हैं, फोकस ऑन फ्यूचर ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट में हमें ध्यान ही नहीं है कि फ्यूचर में वो गोल पाने के लिए हमें प्रेजेंट में क्या करना है, राइट। हम प्रेजेंट को संभालें, जो लम्हा जिस पे जिंदगी खड़ी है, अगर बच्चों आप उसको संभाल लें संवार लें तो आपकी जिंदगी खुद से ही संवर जाएगी। तो आज की जितना भी टाइम है उस पर अपना बेस्ट दो, ठीक है, ताकि आपके जिंदगी में जितने सपने बनाए हुए हैं वो सब पूरे हों, राइट। अब मैं आगे अपने टॉपिक की तरफ चल रही हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो टुडे टॉपिक आई डिसाइडेड दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट। इंडस्ट्रियल सेक्टर, यू नो, ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि उस समय ब्रिटेन में क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। एंड टू गेट द रॉ मटेरियल एंड टू गेट द मार्केट दे एंटर्ड इंडिया। वो इंडिया में आए किस लिए थी, ताकि उनको यहाँ से रॉ मटेरियल मिल सके और यहाँ से मार्केट मिल सके। यही उनका एम था इंडिया में आने का। उसके लिए आपको पढ़ाया था कि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे इंडिया में, लेकिन हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो वर्ल्ड वाइड फेमस थी, ठीक है। उसको लोग जानते थे, हम बहुत एक्सपोर्ट करते थे हैंडीक्राफ्ट का। तो अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बच्चों हमारी इंडिया में चलती रहती तो ना तो उनको रॉ मटेरियल मिलता, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, और ना ही उनको मार्केट मिलता, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज से ही मार्केट भरा हुआ था इंडिया का, राइट। तो उनका यहाँ पे दो एम के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। क्या किया, हमारे इंडस्ट्रीज को रूइन किया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चों, टू गेट द रॉ मटेरियल एंड टू गेट द मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, राइट। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया उन्होंने। जितनी इंडस्ट्रीज थी बहुत कम थी, हैंडीक्राफ्ट ही फेमस थी, उसको रूइन किया। इस दो मोटिव से, दो ऑब्जेक्टिव से। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए उन्होंने कौन सी पॉलिसी बनाई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 और 4 मार्कर। कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था बच्चों, कभी भी उन्होंने पावर का यूज नहीं किया। वो बहुत कनिंग थे, बहुत स्मार्ट थे। तो उन्होंने ये नहीं कहा जाके पावर से कि तुम अपनी इंडस्ट्री बंद करो, नहीं, नहीं तो फिर हम लोगों को पता चल जाता कि ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही स्मार्टली बच्चों ऐसी पॉलिसीज बनाई कि हमें पता भी नहीं चला और हमारा इंडिया लूट भी गया, राइट। तो उन्होंने कौन सी पॉलिसी बनाई बच्चों, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बनाई। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी यानी कि टू टाइप्स ऑफ टैरिफ। टैरिफ मतलब टैक्स, दो टाइप्स के टैक्स लगाए। अगर इंडिया ब्रिटेन के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं थी, नो इंपोर्ट ड्यूटी नो एक्सपोर्ट ड्यूटी, ड्यूटी फ्री, ठीक है। लेकिन इंडिया अगर अपना हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट की ब्रिटेन में तो एक्सपोर्ट होता नहीं था, कहाँ होता था, एशियन कंट्रीज में, यूरोप में। तो वहाँ पे आपका वो अगर एक्सपोर्ट करते थे इंडियन, तो उस पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी बच्चों, ठीक है। हैवी इंपोर्ट ड्यूटी, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी इफ इंडिया यूज टू इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रेड विद द कंट्रीज अदर देन ब्रिटेन। अगर ब्रिटेन को छोड़ के हम फॉरेन ट्रेड करते थे तो हम पे हैवी ड्यूटीज लगाई जाती थी, और अगर हम ब्रिटेन के साथ करते थे तो वो ड्यूटी फ्री था। तो इंडियंस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था एक्सेप्ट डूइंग दैट फॉरेन ट्रेड विद ब्रिटेन।
तो हमारा जो पूरा ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड था, वो डाइवर्ट हो गया किसकी तरफ, ब्रिटेन की तरफ। 50% ऑफ फॉरेन ट्रेड वॉज ओनली हियर डन विद ब्रिटेन एट दैट टाइम, और रेस्ट 50% किसके साथ था, जैसे कि ईरान के साथ था, श्रीलंका के साथ था, चाइना के साथ था, बाकी इन कंट्रीज के साथ था। तो ब्रिटिशर्स आने के बाद हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उसका कंपोजिशन भी चेंज हो गया, ठीक है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। कंपोजिशन कैसे चेंज हुआ, पहले हम एक्सपोर्टर किसके थे, फिनिश गुड्स के, ठीक है, अब हम एक्सपोर्टर किसके बन गए, रॉ मटेरियल के, और इंपोर्टर फिनिश गुड्स थे। कंपोजिशन चेंज हो गया। पहले हम सिल्क क्लोथ हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, अब हम सिल्क बेचते थे, कॉटन बेचते थे, और कॉटन क्लोथ, सिल्क क्लोथ हम वहां से इंपोर्ट करते थे। तो हम फिनिश गुड्स का के इंपोर्टर बन गए और एक्सपोर्टर बन गए रॉ मटेरियल के। तो हमारा कंपोजिशन भी चेंज हो गया और डायरेक्शन भी चेंज हो गया। पहले हम एशियन कंट्रीज के साथ करते थे अपना ट्रेड ज़्यादा, ठीक है, ब्रिटेन के साथ नहीं होता था, और अब हम मोनोपोली किसकी हो गई, ब्रिटिशर्स की हो गई इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर। 50% was of foreign trade of India was restricted to Britain only because of this policy, discriminatory tariff policy, ठीक है। तो डायरेक्शन एंड कंपोजिशन दोनों चेंज हो गए थे बच्चों, ठीक है। मोनोपोली किसकी हो गई थी, ब्रिटिशर्स की। अब आ जाइए जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था, ठीक है, फॉरेन ट्रेड था वो, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या हुआ था कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था। क्यों, क्योंकि जितने भी आर्टिशंस थे, स्किल्ड पीपल थे, किसमें जो हैंडी क्राफ्ट में लगे हुए थे, वो जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद होने लगी धीरे धीरे, क्यों, उन्होंने ये नहीं कहा बंद करो, उन्होंने उसकी डिमांड खत्म कर दी, ठीक है। क्योंकि वहां पे जब हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई बच्चों, तो बाहर के कंट्रीज में जब हमारे प्रोडक्ट गए तो वो महंगे हो गए, और जब महंगे हो गए तो उसकी डिमांड कम होने लगी, उन्होंने हमारी डिमांड को ख़त्म किया, और डिमांड खत्म होने से धीरे धीरे हमारा हैंडीक्राफ्ट रुइन हो गया, ख़त्म हो गया, राइट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिमांड। और बिकॉज ऑफ यू नो दैट रूइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जितने आर्टिशंस लगे हुए थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में वो सब क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। पॉवर्टी इंडिया में यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से जन्म हुआ पॉवर्टी का, जो आज तक भी चल रहा है, क्योंकि पॉवर्टी इज ए विशियस सर्कल। पॉवर्टी जनरेट पॉवर्टी एंड सस्टेन इटसेल्फ। जो पॉवर्टी हमें ब्रिटिशर्स दे के गए थे वो आज तक हम ढोके चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हमारी पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हुआ कि आर्टिशन सारे अनएम्प्लॉयड हो गए। वो कहाँ लगे, अननेसेसरी एग्रीकल्चर में, जबकि उनकी एग्रीकल्चर में कोई ज़रूरत नहीं थी बच्चों, फिर भी उनको फोर्सफुली किस में लगना पड़ा, एग्रीकल्चर में। तो पहला इम्पैक्ट क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। अननेसेसरी एग्रीकल्चर में लगी तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, राइट। और जो स्किल्ड पीपल थे उनको एज ए लेबरर काम करना पड़ रहा था। दूसरा इम्पैक्ट ऑफ फिनिश, इंपोर्ट ऑफ, वी बिकेम द इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, दैट वाज आल्सो द इम्पैक्ट ऑफ deindustrialization, right, through discriminatory tariff policy with twofold motive to get the raw material and to get the market. next impact हुआ था कि जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट एक इंडस्ट्री थी, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री केवल फ्लरिश थी, राइट, उसको ख़त्म कर दिया। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो क्या हो गया बच्चों, नेग्लिजिबल हो गया, राइट। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत क्या लिमिटेड था, राइट, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने में इंडिया का। क्यों, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया का होता तो वहाँ का प्रोडक्ट कौन खरीदता बच्चों, जो उनका मेन उद्देश्य था टू गेट द मार्केट इन इंडिया फॉर देयर इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो उन्होंने कभी भी इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस ना किया, ना करने दिया बच्चों, हमें करने भी नहीं दिया हमारी इकोनॉमी का इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट आपका बस उन्होंने कौन से एरिया डेवलप किए बच्चों, जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व कर सके, जैसे कि उन्होंने डेवलप किया ट्रांसपोर्ट, रोड, रेलवे, ठीक है, उन्होंने डेवलप किया कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, जो कि
इजीली हेल्प कर सके इंडिया से ब्रिटेन में रॉ मटेरियल बेचने में, और ब्रिटेन से इजीली फिनिश गुड्स इंडिया में मंगाने में। वो एरियाज उन्होंने सिर्फ डेवलप किए। समझ में? इसके बाद आ जाइए, कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप हुई ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, राइट। अब यू नो दैट मॉडर्न इंडस्ट्रीज में थी कॉटन इंडस्ट्रीज एंड जूट इंडस्ट्रीज। कॉटन इंडस्ट्रीज वॉज डोमिनेटेड बाई द इंडियंस, और वो कहाँ पे थी? महाराष्ट्र और गुजरात में थी कॉटन इंडस्ट्रीज। और जो जूट इंडस्ट्रीज थी दे वर डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड दे वर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, राइट। ये इंडस्ट्रीज थी। 1907 में जमशेदपुर में टाटा टिस्को स्टार्ट हुई, टिस्को सेटअप हुई, राइट। टाटा की इंडस्ट्रीज जो सेटअप हुई जमशेदपुर में 1907 में हुई, एक इंडस्ट्री थी। इसके अलावा कुछ सीमेंट की इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। कब कब सेटअप हुई है? ये ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी ये थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हुआ था। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इंटरेस्टेड नहीं थी। प्राइवेट सेक्टर आगे आया, उन्होंने कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। कॉटन, जूट, टिस्को, सीमेंट एंड शुगर मिल्स, राइट। ये सब इंडस्ट्रीज उस समय पे कुछ सेटअप की गई थी, राइट। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था। इसके बाद आ जाइए फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग दिस ब्रिटिश पीरियड। फॉरेन ट्रेड, अभी आपको बताया कि डायरेक्शन एंड कंपोजिशन दोनों चेंज हो गए थे, ठीक है। फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यू नो, इस फॉरेन ट्रेड क्या था? इसमें डायरेक्शन एंड कंपोजिशन, ठीक है। डायरेक्शन भी चेंज हो गया था बच्चों हमारा, एंड कंपोजिशन दोनों चेंज हो गए थे। अब हम पहले हम क्या थे? एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। अब क्या बन गए थे हम? इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स और एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। और पहले हम क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे किसका? फिनिश गुड्स का। तो इन स्पाइट ऑफ एक्सपोर्टिंग द फिनिश गुड्स, नाउ वी बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर द ब्रिटिशर्स एंटर्ड इंडिया। और इंपोर्टर, तो कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड चेंज्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। अब डायरेक्शन भी चेंज हो गया था। पहले हम एशियन कंट्रीज को जैसे एक्सपोर्ट करते थे, राइट। अब हमारा 50% ऑफ फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड विद ब्रिटेन। किसके साथ था? होता था ब्रिटेन के साथ। एंड रेस्ट 50% किसके साथ होता था? चाइना के साथ, जैसे ईरान के साथ, राइट। और आपका श्रीलंका के साथ होता था, इन कंट्रीज के साथ होता। तो दोनों ही चेंज हो गए, कंपोजिशन भी चेंज हुआ और डायरेक्शन भी चेंज हुआ ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब आ जाइए कि फॉरेन ट्रेड में बच्चों हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस था वो डेफिसिट था, ठीक है। ट्रेड जो बैलेंस था हमारा वो सरप्लस था। हमारा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट was more than value of imports during British period, right? यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था? बीओटी हमारा क्या था? फेवरेबल, सरप्लस, सरप्लस था। लेकिन ये जो सरप्लस था, अर्निंग थी, इट वाज नेवर यूटिलाइज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये कभी नहीं यूज किया इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ब्रिटेन ने। तो फिर ये कहाँ गया बच्चों सरप्लस? ये सरप्लस जो था इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ड्रेन। ये जो इकोनॉमिक हमने ये अर्न किया सरप्लस, इसका ड्रेन हो गया, यानी कि इंडिया में नहीं रुका, ये कहाँ चला गया? ये ब्रिटेन में चला गया। अब कैसे किया? ऐसे नहीं भेज दिया, बहुत स्मार्ट थे, राइट। कैसे सेटअप किया?
पहले इन्होंने जितने भी ऑफिसेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा सेटअप किए थे अपने कंट्रीज में, अब ब्रिटेन में, उसके सारे एक्सपेंसेस कौन पे करता था? हम पे करते थे, और इस सरप्लस से होता था। ठीक है, ये सरप्लस कहाँ यूटिलाइज करते थे ब्रिटिशर्स? टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिसेस सेटअप इन देयर ओन कंट्री ब्रिटेन। ठीक है, दूसरा खर्चा और इस सरप्लस से क्या निकालते थे कि जितने भी उन्होंने वॉर उस समय पे लड़े बच्चों, उसका खर्चा किस कहाँ से आया? इससे आया। इकोनॉमी हमारी इकोनॉमिक ड्रेन हुआ काय के लिए? टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ वॉर fought by the British government during that period of time, right? तीसरा, इस सरप्लस को इकोनॉमिक ड्रेन किस तरह से हुआ कि वो यहाँ पे इतना वास्ट कंट्री था बच्चों, उसको कंट्रोल, वो इतना सारा मैन पावर तो लेके नहीं आए थे। ठीक है, पहले तो उन्होंने इंडिया को इंडिया से भिड़वा दिया, इंडियन को इंडियन से, और दूसरा इतने बड़े कंट्री पे कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि तो उस समय क्या होते रहते थे, जगह जगह आंदोलन चलते रहते थे। अब कैसे पता चले कहाँ पे क्या आंदोलन चल रहा है? उसके लिए उन्हें कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी, गुड कम्युनिकेशन। और गुड कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने क्या किया? कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ को आपको ध्यान होगा, फोन, ट्रेन 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 वैसा वाला फोन नहीं चलता था उस समय, ब्रिटिश मूवीज में आप देखो तो उन्होंने ये कम्युनिकेशन सर्विसेज इंपोर्ट की, और उसको जो ये इनविजिबल सर्विस गुड्स थी, सर्विसेज थी, उसको इंपोर्ट करने के लिए जो हमें पे पेमेंट करना पड़ता, क्योंकि इंडिया पे इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया, राइट, सच ए वास्ट कंट्री। तो यहाँ से वो पैसा यूज करते थे के लिए, टू इंपोर्ट, टू मेक द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड्स, मतलब सर्विसेज लाइन। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन, राइट। तो इस तरह से हमारा जितना भी सरप्लस था किस पे? बीओटी पर, वो सब क्या हो गया बच्चों? ड्रेन हो गया। इस पे 3 मार्क क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का क्या एम था, क्यों किया? ठीक है, पहले उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, उसका पीछे क्या पर्पस था? 2 पर्पस थे, टू गेट द रॉ मटेरियल एंड टू गेट द मार्केट। अब इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए उन्होंने कौन सी पॉलिसी बनाई? डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी बनाई। वो क्या थी? ये सब 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। और आजकल तो आपका डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आते हैं, कहीं से भी कोई कॉन्सेप्ट आता है। तो आजकल आपको थॉरो स्टडी करनी है, सेलेक्टेड स्टडी मत करो बच्चों। इसलिए वीडियो को मैं पूरा अच्छे से पढ़ा रही हूँ कि जितने चैप्टर आपको बोर्ड तक पढ़ाऊँ वो थॉरो पढ़ाऊँ। ठीक है, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो मिस ना हो। तो इकोनॉमिक ड्रेन पे भी आपका 3 मार्कर क्वेश्चन आता है। पहले फॉरेन ट्रेड हम कैसे करते थे बच्चों? यहाँ का सामान ब्रिटेन में जब वो आए हुए, और रॉ मटेरियल यहाँ से वहाँ भेजना था, या फिनिश गुड्स वहाँ से यहाँ लानी थी, तो कैसे करते थे? सपोज यहाँ पे इंडिया है, मुझे ज्योग्राफी ज़्यादा नहीं आता बच्चों, मैं कॉन्सेप्ट समझ जा रही हूँ बस। और यहाँ पे ब्रिटेन है, और बीच में क्या है? ये अफ्रीका है। ठीक है, और इधर क्या था? ओशियन था पूरा। ठीक है, तो वो यहाँ से स्टार्ट होते थे और यहाँ पे जाते थे, और यहाँ से स्टार्ट होते थे और यहाँ पे आते थे। तो कितना लंबा उनका सी रूट हो जाता था, तो उसमें टाइम भी लगता था, पैसा भी खर्च होता था। तो उन्होंने बच्चों एक आर्टिफिशियल सी रूट बनाया। ठीक है, जिसको क्या बोला गया? स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल कौन से ईयर में इसने स्वेज कैनाल बनाया? उन्होंने बनाया 1800 ईयर 1869 में। ठीक है, 1869 में स्वेज कैनाल बनाया उन्होंने, राइट। और इस स्वेज कैनाल कैसा था? डायरेक्ट यहां से यहां, ठीक है, यहां से यहां पे डायरेक्ट आ जाते थे उनको। अब हमको ऐसे घूम के नहीं जाना पड़ता था ऐसे करके, तो उनका क्या हुआ? टाइम भी सेव हो गया बच्चों, और उनका पैसा भी बच गया। तो हमारे उनके लिए इंडिया के साथ फॉरेन ट्रेड करना बहुत चीपर भी हो गया और टाइम सेविंग भी हो गया। ठीक है, तो ये और एक फॉरेन ट्रेड में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, स्वेज कैनाल का आर्टिफिशियल सी रूट, राइट। डायरेक्शन, कंपोजिशन चेंज हुआ। ठीक है, कैसे उन्होंने किया फॉरेन ट्रेड को चेंज, राइट।
मोनोपोली कंट्रोल था किसका, ब्रिटिशर्स का, ये पढ़ाया आपको। एक्सपोर्टर हो गए थे हम किसके, प्राइमरी गुड्स के, और इम्पोर्टर हो गए थे फिनिश गुड्स के। कंपोजिशन चेंज हुआ। फिर इसके बाद इकोनॉमिक ड्रेन मैंने पढ़ाया कि हमने जो सरप्लस अर्न किया, बीओटी जो हमारा सरप्लस था, ठीक है, उसको कैसे कैसे उन्होंने यूज़ किया, जिसके कारण सारी हमारी जो अर्निंग थी तो वो कहाँ ड्रेन हो गई, इंडिया से ब्रिटेन में चली गई, इंडिया से बाहर चली गई, राइट। तो ये तीन चीज़ें पढ़ाई। और उसके बाद सी रूट, आपका आर्टिफिशियल सी रूट डिस्कस किया 1869 में, स्वेज कैनाल बाय ब्रिटिशर्स, राइट, टू मेक द फॉरेन ट्रेड विद इंडिया इजी एंड कॉस्ट सेविंग। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ाऊंगी, कल आगे के और पॉइंट पढ़ाऊंगी। लेकिन पढ़ना डीप में है, ऊपर से नहीं पढ़ना है। नॉलेज डीप से पढ़ने से आती है बच्चों, इसलिए मैं आपको एज ए क्लास पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जनरली क्या है कि ऊपर तो वन शॉट ठीक है, लेकिन वन शॉट में आपको नॉलेज नहीं आती। मैं छोटा छोटा सा पढ़ा दूँ, इससे आपको सब क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो क्लैरिटी इज इम्पॉर्टेंट टू स्टे द नॉलेज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बी फोकस्ड ऑन स्टडीज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।